लेखांकन लेखांकन क्या है? वित्तीय लेन देन का समुचित क्रमबद्ध लिखित हिसाब रखना, अर्थात विवरण, वर्गीकरण, संक्षेपीकरण और परिणामों की व्याख्या प्रस्तुतिकरण करना ही क्या है? लेखांकन। फिर उत्तरदायित्व लेखांकन क्या है? तो प्रबंधन लेखांकन की ये विधि है। फिर व्यवसाय की सभी क्रियाओं को अलग अलग उत्तरदायित्व केंद्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक केंद्र के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है और एक अवधि पश्चात तुलना वास्तविक परिणामों से की जाती है और विचलन होने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। फिर इसमें 4 केंद्र होते हैं। लागत केंद्र, जिसका कार्य लागत को नियंत्रित व युक्तियुक्त करना। फिर है लाभ केंद्र, जिसके प्रबंधक का कार्य लाभ बढ़ाना है। फिर निवेश केंद्र, जिसके प्रबंधक का कार्य निवेशित पूंजी के प्रतिफल स्थिति को जांचना है। फिर आगम केंद्र, जिसका कार्य विक्रय को बढ़ाना है। अब सीमाएं क्या हैं? तो केंद्रों का निर्धारण कठिन है, कर्मचारियों का विरोध होता है, समूह भावना का न होना और खर्चीली प्रणाली है, विभागीय संघों का विरोध होता है। फिर लाभ क्या है? कमजोर क्षेत्रों की पहचान होती है, व्यर्थ लागत पर रोक लगती है, लाभार्जन व कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है, कर्मचारियों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन होता है और बजट प्रणाली कुशलता पूर्वक होती है। फिर सामाजिक लेखांकन, तो व्यवसाय को समाज द्वारा व्यापार हेतु पूंजी, कच्चा माल और मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। तो व्यवसाय को समाज द्वारा व्यापार हेतु पूंजी, कच्चा माल और मानवीय श्रम उपलब्ध कराया जाता है तथा पर्यावरण संबंधी क्षति पहुंचाई जाती है। त्याग के बदले व्यवसाय ने समग्र समाज के हित में जिम्मेदारी को किस हद तक अदा किया है, इस संबंध में प्रबंधकों द्वारा दी गई रिपोर्ट, जिसमें व्यवसाय द्वारा सामाजिक कार्यों में किए गए योगदान का उल्लेख हो, वही क्या है? सामाजिक लेखांकन। फिर किए गए कल्याणकारी कार्यों का समाज पर प्रभाव भी विश्लेषित किया जाता है इसमें। तो क्षतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं, जैसे कि CSR एक्ट, 3 वर्ष के लाभ का 2% न्यूनतम। फिर वन नुकसान के लिए कैंपा यानी क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष और खनन के लिए DMC, जिला खनिज फाउंडेशन। व्यवसाय के साथ इसके सामाजिक लागतों और सामाजिक लाभों का लेखांकन, जैसे कि सामाजिक लागतें क्या हैं? आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के क्रम में सामाजिक दुष्परिणाम और प्रदूषण आदि। और सामाजिक लाभ क्या है? समाज के कल्याणार्थ किए गए व्यय, जैसे CSR व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। अब अंकेक्षण क्या है? तो अंकेक्षण वित्तीय विवरणों का क्रमबद्ध स्वतंत्र परीक्षण है। वित्तीय विवरणों की प्रविष्टियों की सत्यता, शुद्धता और प्रामाणिकता की जांच करना ही अंकेक्षण है। उद्देश्य क्या है? वित्तीय विवरणों की जांच, ताकि सत्यता, शुद्धता और प्रामाणिकता सिद्ध हो। यह तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है। फिर द्वितीय उद्देश्य आते हैं, जिसमें त्रुटियों का पता लगाना, छल कपट का पता लगाना, वित्तीय स्थिति का पता लगाना, वैधानिक अनिवार्यता होती है और भविष्य के लिए मार्गदर्शन के लिए प्रबंधकों को सलाह देना। तो ये इसके क्या है? द्वितीय उद्देश्य। फिर सीमाएं क्या है? तो अंकेक्षण का कार्य सिर्फ राय प्रकट करना है, कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। फिर प्रत्येक छल कपट का पता लगाना संभव नहीं और मानवीय त्रुटि की संभावना बनी रहती है। फिर अंकेक्षक की स्वतंत्रता को प्रभावित किया जा सकता है। फिर अंकेक्षण गलती होने के बाद की जांच है, न कि गलती से पहले की। फिर प्रत्येक विषय का कानून का ज्ञाता नहीं होता है अंकेक्षण। फिर है सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण से तात्पर्य है सामाजिक लेखांकन का समाज की मांग पर तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा किया गया अंकेक्षण सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है। अर्थात समाज के त्याग के बदले व्यवसाय ने समाज हित में अपनी जिम्मेदारी को किस सीमा तक अदा किया है, इस संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट की प्रक्रिया पूर्ण, स्वतंत्र और क्रमबद्ध जांच। तो कैसे प्रक्रिया पूर्ण, स्वतंत्र, क्रमबद्ध जांच सामाजिक अंकेक्षण कहलाती है। फिर मनरेगा लेखा परीक्षा नियम 2011 को की धारा 6(1) के तहत ग्राम सभा ये कार्य करती है। फिर कुशलता अंकेक्षण तो उपलब्ध संसाधनों के यथोचित की जांच करता है। उपलब्ध संसाधनों के यथोचित और दक्ष उपयोग की जांच की जाती है।
ऐसा अंकेक्षण जिसमें इस तथ्य का विश्लेषण संसाधनों का निवेश अधिक से अधिक लाभ वाले कार्यों में हो रहा है या नहीं, इस तथ्य का क्या किया जाता है? अंकेक्षण। फिर मितव्ययता एवं कार्यकुशलता को अधिकतम करना इसका उद्देश्य है। फिर कैग द्वारा दक्षता और कुशलता अंकेक्षण किया जाता है। फर्म विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए नियमों के अनुसार समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से कार्य किया गया है या नहीं, ये चेक किया जाता है। फिर नहीं, बढ़ाने के लिए नहीं, फर्म विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता जांचने हेतु नियमों के अनुसार कार्य और समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से कार्य किया है या नहीं, यह भी इसका जांचा जाता है। फिर बजट में जो नियामक स्टैंडर्ड निर्धारित उससे तुलना कर विचलन का पता लगाकर कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार करते हैं। फिर निष्पादन अंकेक्षण, तो यह पूर्ण अंकेक्षण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में कार्य का निष्पादन लक्ष्य और कार्य की लागत मानक अनुसार है या नहीं, इसकी जांच होती है। निर्धारित लक्ष्यों की तुलना वास्तविक परिणामों से की जाती है एवं विचलन पर सुधारात्मक कदम किए जाते हैं। योजना को 3 पैमाने पर जांचा जाता है: कार्य क्षमता, मितव्ययता और प्रभावोत्पादकता। तो कार्य क्षमता में आते हैं समय पर कार्य पूर्ण, मितव्ययता में आता है कम संसाधन में अधिक कार्य, और प्रभावोत्पादकता में आता है परिणाम कैसा रहा। और प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश में भारत में इसको अपनाया गया है। फिर है शून्य आधारित बजट, तो इसके जनक पीटर पायर हैं। प्रत्येक वर्ष बजट शून्य आधार से प्रारंभ और गत वर्षों के आवंटित संसाधनों व उनके परिणामों का वर्तमान वर्ष पर कोई प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार भावी बजटों का कोई भी संबंध नहीं और वर्तमान वर्ष में मांगे गए प्रत्येक संसाधन का औचित्य बताना होता है। भारत में सर्वप्रथम 1983 में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा शुरू किया गया। शून्य आधारित बजट प्रणाली के चरण जैसे एक निर्णय इकाई होती है, फिर एकमुश्त निर्णय लिए और योजना, कार्यक्रम, बजट व्यवस्था और श्रेणीबद्ध करना। तो इसके 4 चरण होते हैं: निर्णय इकाई, एकमुश्त निर्णय, योजना, कार्यक्रम, बजट व्यवस्था और श्रेणीबद्ध करना। फिर लाभ क्या है? अनुपयोगी व अव्यवहारिक योजनाओं की पहचान, धन के अपव्यय और फिजूल खर्ची बंद। फिर हानि, खर्चीली समय साध्य है। फिर केवल शॉर्ट टर्म प्लानिंग को महत्व देती है, जबकि कुछ निवेश दीर्घकाल में परिणाम देते हैं, जैसे अनुसंधान, एम्प्लॉय प्रशिक्षण आदि। फिर निष्पादन बजट, तो बजटन प्रक्रिया जिसमें कार्यक्रमों व योजनाओं का क्रियान्वयन इस आधार से किया जाता है कि अपेक्षित व वास्तविक निष्पादन में के न्यूनतम अंतर हो। फिर लाभ, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय पहलुओं के बीच संबंध कायम किया जाता है। दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्रगति को आंकने में सहायता देता है। स्पष्ट सरकारी खर्चे के उद्देश्य को परिभाषित करता है। लक्ष्यों को निर्धारित पहले, अतः विभाग के निष्पादन का समय समय पर मूल्यांकन किया जा सकता है। निष्पादन का समय समय पर मूल्यांकन। फिर परिणामक परिणात्मक तथा मात्रात्मक रूप से कार्य कुशलता तथा कार्य मापन के लिए यह एक आधार का काम करता है। फिर हानि, निष्पादन का पता आसानी से नहीं लगता, कागजी कार्य बढ़ाता है, समय व्यर्थ होता है। फिर खर्चीली प्रक्रिया है, वित्तीय विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। फिर पीटर एंड डीन, निष्पादन बजट निर्माण के 5 चरण होते हैं: सरकारी बजट का कार्यक्रम व क्रियाकलापों में उपविभाजन, फिर बजट के लिए प्रत्येक कार्यक्रम व क्रियाकलापों के सक्रियात्मक उद्देश्य का निर्धारण, फिर प्रत्येक कार्यक्रम के लिए बजट निर्माण व लेखांकन, क्रियाकलापों के निष्पादन का मापन, फिर मानक व मानदंड स्थापित करने के लिए परिणामी आंकड़ों का प्रयोग करना। निष्पादन बजट कार्य क्रियाओं व परियोजनाओं पर आधारित वह बजट होता है जो कार्य निष्पादन के साधन जैसे कार्मिक सेवा, आपूर्ति संयंत्र आदि के स्थान पर निष्पत्ति दी जाने वाली सेवा पर ध्यान केंद्रित रहता है। इस प्रणाली में विभिन्न संगठनात्मक इकाइयों के कार्यों की क्रियाओं के कार्यक्रमों, उप कार्यक्रमों और संगठक योजनाओं में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक के लिए आवश्यक अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। फिर दोहरा लेखा प्रणाली, तो प्रत्येक व्यावसायिक लेनदेन के 2 पक्ष होते हैं, एक क्रेता, दूसरा विक्रेता। एक के पास वस्तु आती है तो दूसरे के पास वस्तु से जाती है।
फिर नाम पक्ष तथा जमा पक्ष का योग सदैव बराबर होता है। कम से कम 2 खाते अवश्य प्रभावित होते हैं। इस प्रणाली में सभी प्रकार के खाते जैसे व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र के खाते व्यवस्थित तरीके से रखे जाते हैं। तलपट बनाकर गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। फिर रिकॉर्ड पश्चात वैज्ञानिक तरीके से लाभ हानि की गणना की जा सकती है। व्यवसाय की उचित आर्थिक स्थिति की जानकारी हेतु बैलेंस शीट बनाई जाती है। द्विपक्षीय अवधारणा क्या है? तो प्रत्येक व्यावसायिक लेनदेन में कम से कम 2 खाते अवश्य प्रभावित होते हैं। यदि एक पक्ष का डेबिट लिखा जाता है तो दूसरे का पक्ष को क्रेडिट लिखा जाता है। उदाहरण, 5,000 रुपये का माल नगद से क्रय, यहाँ माल क्रय पक्ष है और दूसरा पक्ष है नगद, दूसरा पक्ष है। दोनों ही वास्तविक खाते हैं, अतः नियमानुसार क्रय खाता डेबिट तथा नगद खाता क्रेडिट किया जाएगा। फिर दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। तो प्रत्येक सौदे के 2 पक्षकार, एक लाभ प्राप्त करने वाला और एक लाभ देने वाला। फिर दोनों पक्षों पर व्यवहार का प्रभाव यानी समान प्रभाव। फिर दोनों पक्षों में लेखा करना यानी प्रभाव दोनों पर, अतः दोनों जगह लेखा। दोनों पक्षों पर विपरीत प्रभाव, एक पक्ष क्रेडिट और एक पक्ष डेबिट। और आखिरी अपन बता देंगे लेन-देन मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं। अब दोहरा लेखांकन, जिसमें जनरल या रोजनामचा क्या है? किसी भी लेनदेन को तिथिवार तथा क्रमानुसार सर्वप्रथम जिस पुस्तक में लिखा जाता है। फिर लेखांकन की प्रथम पुस्तक प्रयोग, प्रथम चरण में प्रत्येक लेनदेन व्यवहार को नाम पक्ष व जमा पक्ष में लिखा जाता है। लिखने का कार्य जनरल प्रविष्टि कहलाता है। इसका प्रारूप है डेट, फिर पर्टिकुलर्स, और इसमें डेबिट टू टू जिसमें क्रेडिट वाला, और फिर इसमें नरेशन। फिर यह है लेजर फोलियो, फिर है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। फिर है जनरल के प्रकार। तो 2 होते हैं, साधारण प्रविष्टि और मिश्रित। साधारण, जिसमें डेबिट क्रेडिट में एक एक लेनदेन होगा, तो मतलब अलग अलग लिखेंगे अपन, डेबिट को अलग और क्रेडिट के लिए अलग। जैसे 5,000 किराया तथा 7,000 सैलरी 10 तारीख को ही, तो अपन ने इसके लिए लिखा। तो पहले अपन ने सैलरी वाला लिखा और एक किराए वाला लिखा अलग। तो किराए वाला ऊपर लिख दिया, जैसे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फैलियो, और फिर ये डेबिट और क्रेडिट 5,000 लिख दिए। और नीचे में अपन ने लिख दिया सैलरी वाला। ठीक है। अब मिश्रित प्रविष्टि, इसमें डेबिट और क्रेडिट में से एक से अधिक लेनदेन हो, उदाहरण सैलरी खाता। तो 2 या 2 से अधिक व्यवहार एक ही तिथि को तथा संबंध एक खाते से ही, तो अलग अलग प्रविष्टि करने की अपेक्षा केवल एक ही प्रविष्टि कर दी जाती है। यानी कि 2 टेबल बनाने की बजाय एक ही टेबल में दोनों लिख देंगे। फिर खाता बही, तो प्रधान प्रविष्टि बुक भी कहा जाता है। ये व्यापारिक लेखों की वह पुस्तक जिसमें व्यवहारों का वर्गीकरण कर प्रत्येक मद से संबंधित पृथक खाते खोले जाते हैं तथा जनरल की मदद से खतौनी की जाती है। लेखांकन के द्वितीय चरण में प्रयोग किया जाता है और अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक भी कहते हैं। अब इसके प्रारूप क्या है? डेट, पर्टिकुलर, फिर है ये क्या था, जनरल फोलियो, फिर ये था डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, और सॉरी यहाँ पे जनरल फोलियो और फिर क्रेडिट। फिर खतौनी। खतौनी क्या है? प्रारंभिक लेखा पुस्तकें। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों यानी कि जनरल की सहायता से लेखा बहियों में निश्चित विधि से लेखा करना खतौली कहलाता है। तो खतौनी क्या है? प्रारंभिक लेखा पुस्तकों यानी कि प्रारंभिक जनरल, सॉरी, खतौनी क्या है? खतौनी प्रारंभिक लेखा पुस्तकों यानी कि जनरल की सहायता से लेखा बहियों में निश्चित विधि से लेखा करना खतौनी कहलाता है। फिर तलपट। तलपट क्या है? लेखांकन में लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए खाता बही के क्रेडिट तथा डेबिट बैलेंस की सहायता से एक विवरण बनाया जाता है, जिसे तलपट कहते हैं। और मुख्य पुस्तकों का ये भाग नहीं है। तलपट का प्रारूप है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, लेजर फेलियो और अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट। फिर लाभ हानि खाते या अंतिम खाते क्या है? तो व्यवसाय की लाभ हानि तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी हेतु अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। ये तलपट की सहायता से तैयार किए जाते हैं। ये दोहरा लेखा प्रणाली की अंतिम अवस्था है। इसमें लाभ हानि खाता एवं बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। फिर चिट्ठा। चिट्ठा क्या है? एक निश्चित तिथि को कंपनी की संपत्ति एवं दायित्वों की अर्थात वित्तीय स्थिति का विवरण होता है। प्रारूप है लायबिलिटी, जिसमें कैपिटल और बैंक लोन आ गए। फिर अमाउंट है, फिर एसेट,
तो लायबिलिटी और एसेट का होता है, तो लायबिलिटी एक तरफ आ गई, एक तरफ एसेट, इसमें बिल्डिंग और मशीन और अमाउंट अमाउंट दोनों, ठीक है। फिर परिभाषा, परिभाषा आ गई अब, जो कि याद रखनी है। स्रोत प्रमाणक, कोई भी प्रलेख जो लेखा पुस्तकों में वित्तीय व्यवहार का आधार बनता है उसे लेखांकन का मूल प्रलेख या स्रोत प्रमाणक कहते हैं, जैसे इनवॉइस, बिल, रसीद। फिर सहायक जनरल भैया, वर्तमान युग में व्यवसाय का आकार निरंतर विस्तृत होने से लेन देन की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, अतः समान स्वभाव प्रकार के लेन देनों को एक जगह लिखने हेतु सहायक बही तैयार किए जाते हैं। उदाहरण रोकड़ बही, क्रय बही और विक्रय बही। फिर है कौन सा, मुख्य जनरल, तो ऐसे लेन देन जिनका लेखा अन्य सहायक बहियों में नहीं किया जा सकता, उनका लेखा मुख्य जनरल में किया जाता है। फिर खातों के प्रकार, व्यक्तिगत खाता, यह निजी व्यक्तियों से संबंधित होता है, प्राकृतिक के कृत्रिम हो सकते हैं। उदाहरण सुरेश, आरपीएससी, प्राप्तकर्ता डेबिट, देने वाले क्रेडिट, प्राप्तकर्ता को डेबिट लिखते हैं और देने वाले को क्रेडिट। फिर वास्तविक खाता, वस्तु या किसी संपत्ति से जुड़े खाते, उदाहरण भवन, राशन, मशीन, आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट लिखी जाती है। नाम मात्र के खाते, संबंध व्यक्ति तथा वास्तविक खातों से नहीं होता, उनको नाम मात्र के खातों में लिखा जाता है। उदाहरण लाभ आने के खाते, आय व्यय, जैसे कि खर्च हानियों को डेबिट में लिखते हैं और आमदनियों को क्रेडिट में लिखते हैं। फिर स्टेप्स, स्टेप्स अपन ने देख लिए, लेन देन प्रमाणक, रोज नाम चाहिए हो गया, प्रारंभिक लेखा। फिर खाता बही आ गया जो कि वर्गीकरण का, और तलपट, तलपट अंतिम खाते, और अंतिम खाते में भी व्यापार खाते, लाभ हानि खाते और चिट्ठा, ये हो गए सारांश। तो 3 स्टेप हो गए, प्रारंभिक लेखा, फिर आ गया वर्गीकरण और सारांश। अब लाभ क्या है, प्रत्येक खाता, 2 खातों में बेईमानी की कम संभावना। फिर व्यवसाय के शुद्ध लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त होती है, किसी भी समय वित्तीय स्थिति का पता लगाना आसान है। फिर सार्वभौमिक वैज्ञानिक प्रणाली है, आय व्यय परिसंपत्तियों देयताओं की पूर्ण जानकारी, जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता होती है। फिर हानि क्या है, स्थायी संपत्तियों को मूल लागत पर दिखाया जाता है, सही आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं होती। कोई लेखा प्रारंभिक लेखों की पुस्तक में लिखने से रह जाए तो अशुद्धि का पता लगना मुश्किल है। फिर क्षति पूरक अशुद्धियों को खोजना कठिन है, अत्यधिक खर्चीली प्रणाली है और प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो ये अपन ने देख ली।